नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। चुनाव के वक्त सारी पार्टियां अपने अपने काम गिनाने में लगी रहती हैं, लेकिन कांग्रेस की रिवायत उल्टी होती जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पिछली सरकारों की नाकामियों को जनता के सामने पेश करने में लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की ताजा किताब में 26/11 के मुंबई हमले के दौरान यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के रुख को कमजोर बताया गया है। मनीष तिवारी मंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में, केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 26/11 के हमलों के वक्त भारत को सख्त उत्तर देने की आवश्यकता थी। हम आपको यह भी बता दें कि उस समय के एयर चीफ मार्शल जो थे फाली मेजर, उन्होंने कहा था भारतीय वायुसेना तैयार है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। छब्बीस नवंबर 2008 अमेरिका के 9/11 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला। हर साल की तरह इस बार भी हमले की 13वीं बरसी से पहले उस घटना की चीरफाड़ और सरकार की कार्रवाई पर सवाल। हर साल ये काम बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का होता है, लेकिन इस बार हैरत अंगेज तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता मनीष तिवारी ने यह मोर्चा संभाल लिया। एक किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है, किसी देश को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं, संयम की ताकत की पहचान नहीं, बल्कि इसे कमजोरी के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मुंबई हमले के बाद भारत को तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बीजेपी वैसे ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती रही है। अब जब मनीष तिवारी जैसे कांग्रेसी ने खुद ही ये जिम्मा ले लिया, तो बीजेपी के आरोपों पर जैसे मुहर ही लग गई। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? और दरअसल मनीष तिवारी की नई किताब जल्द लॉन्च हो रही है। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years नाम की किताब में उन्होंने देश दुनिया को दहला देने वाले आतंकी हमले का जिक्र किया है और इस दौरान अपनी ही पार्टी की सरकार के रवैये को कमजोर दिखाया है। हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मनीष तिवारी पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। आज सुबह कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई। अनुशासन समिति के अध्यक्ष AK एंटनी और आनंद शर्मा सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में मनीष तिवारी और उनकी किताब पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस अपने नेता के सवालों के जवाब देने की बजाय उल्टे बीजेपी से सवाल पूछ रही है। कोई नेता अपनी निजी टिप्पणी करे, उस पे पार्टी अपना वक्तव्य दे, सफाई दे, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता। किताब आने दीजिए, बाहर देख तो लें। किताब पढ़े बगैर आप चाहते हैं कि हम पूरी उस पे पोस्टमार्टम कर दें उस किताब का, वो संभव नहीं होता। मनीष तिवारी कांग्रेस के तथाकथित ग्रुप 23 में शामिल हैं, जिसे बागी माना जा रहा है। हाल ही में पंजाब में मचे सियासी घमासान में भी उन्होंने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर का साथ दिया था। सत्ता से हटने के बाद अमरिंदर ने पंजाब की सुरक्षा को लेकर खतरा जताया था। अमरिंदर ने पार्टी आलाकमान पर आरोप लगाया था कि पंजाब की संवेदनशील स्थिति को नजरअंदाज किया गया। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने अमरिंदर का समर्थन किया था। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हम सब लोगों के बुजुर्ग हैं और पंजाब के बहुत कद्वर नेता हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इम्पेरेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए। पंजाब की कला के दौरान ही कपिल सिब्बल पार्टी नेतृत्व और ऊपर के स्तर से होने वाले फैसलों पर भी सवाल उठा चुके हैं। जाहिर है कांग्रेस में अंदरूनी तोड़फोड़ काफी अंदर तक पहुंच चुकी है।
मनीष तिवारी की नई किताब इसका ताजा तरीन सबूत है। दिल्ली से सुप्रिया के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली से अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां कानपुर में एक चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी पर करारा पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार के खिलाफ एक शाहीन बाग बनना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी अगर लागू किया गया तो उसके खिलाफ। सुनिए क्या कहना है योगी आदित्यनाथ का। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। तो योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि अगर भावनाओं को भड़काओगे तो सरकार सख्ती से निपटना जानती है। वैसे 2 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कानपुर में हैं। सुबह जेपी नड्डा ने एक गुरुद्वारे में अरदास के जरिए सिखों को लुभाने का प्रयास किया। जेपी नड्डा ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर का जिक्र भी किया और यह जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सिखों के साथ है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जबरदस्त एक्शन दिखाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन 300+ में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर भगवा परचम फहराने की रणनीति पर इस समय दिन रात काम चल भी रहा है। गोरखपुर के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। बैठक पर बैठक, दौरे पर दौरे। यूपी के चुनावी रण में बीजेपी का रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। दिग्गजों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। चुनावी हथियारों की धार इस कदर माजी जा रही है कि विरोधी पर एक वार के बाद दूसरे वार का मौका ही न आए। बूथ स्तर पर बाजी कैसे बिछानी है, नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को इसका गुरु मंत्र दे रहे हैं। आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक, कार्यकर्ताओं को मिशन 300+ पर गुरु मंत्र। सोमवार को गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक, सोमवार को लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित हैं। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास। अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है। लेकिन यूपी में 2 दिनों के सियासी कवायद का आगाज नड्डा ने बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद के साथ किया। बीजेपी के केंद्रीय तिकड़ी यूपी को लेकर किस कदर संजीदा है, देखिए। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद 19 से 21 नवंबर तक वो फिर से यूपी में रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक की। अगले दिन वो आजमगढ़ में अखिलेश को चुनौती देने पहुंचे। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 नवंबर को गोरखपुर में थे तो आज कानपुर में पहुंच गए।
योगी आदित्यनाथ की भक्ति को दिल्ली वालों की शक्ति का साथ मिला तो विरोधियों पर प्रहार और भी तेज हो गया। यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। भक्ति और विकास के साथ साथ लंच डिनर पॉलिटिक्स की अहमियत भी अपनी जगह है। इसी सिलसिले में गोरखपुर दौरे पर नड्डा और सीएम योगी नजदीकी गांव में एक राजभर परिवार के घर भी पहुंचे। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। दो दिन बाद यानी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की एक और यात्रा करेंगे। एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो रहा है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारियां परखने ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। ये तैयारी है उस सियासी श्रृंगार की जिसके जरिए यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अपनी चुनावी सूरत को चमकाना और दमकाना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली से सटे नोएडा के पास की इस जमीन को योगी और मोदी उत्तर प्रदेश के माथे पर किसी नायाब जेवर की तरह टांकने को तैयार हैं। जी हां, ये है यूपी का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास 25 नवंबर को पीएम मोदी के हाथों होना है। प्रधानमंत्री के हर आयोजन की तरह जेवर एयरपोर्ट का कार्यक्रम भी बेमिसाल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए बेहद फिक्रमंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे और इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा गया है। जबरदस्त चुनावी रैली होने वाली है। आपको ये भव्य स्टेज देख करके उसका अंदाजा हो रहा है कितना विशाल का ये स्टेज है। और ये जो टेंट बनाया गया है इसका आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोग इसमें आने वाले हैं। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का ये टेंट है और ये स्टेज इतना बड़ा आलीशान बनाया गया है। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने में अभी 2024 तक का इंतजार है, लेकिन इसकी हवाई पट्टी से योगी और मोदी 2022 में ही यूपी का सियासी आकाश छू लेना चाहते हैं। तैयारी भी पूरी है। कार्यक्रम कितना विशाल होगा ये टेंट उसकी गवाही दे रहा है। बीजेपी का दावा है कि 25 नवंबर को जेवर में होने वाली ये रैली पश्चिमी यूपी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। शिलान्यास के मौके पर करीब 3 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के जरिए योगी मोदी से यूपी की डबल इंजन वाली विकास गाथा सुनेंगे। 12.5 लाख स्क्वायर फीट का करीबी कवर्ड पंडाल है। अच्छा। जिसमें पीएम का लॉन्च अलग है, सीएम का लॉन्च है, एग्जीबिशन गैलरी है पीछे और हेलीपैड बन रहे हैं सबके अलग अलग। और इस तरह से और करीब 3 लाख पब्लिक की बैठने की कैपेसिटी का बाहर ओपन एरिया है। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसे करीब 5000 हेक्टेयर में बनाया जाना है। पहले चरण में 1339 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। इसकी लागत 29,500 करोड़ आएगी, जबकि यहां से सालाना करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास के बाद पहले दौर के निर्माण में 36 महीने लगेंगे। जो पार्टी को इस बार चुनौतियां मिली हैं किसान यूनियनों के आंदोलन से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जो वोट बैंक डिगने की संभावना थी, उसको काउंटर करने के लिए विकास का ये मॉडल के तौर पर ये रैली की जा रही है। पीएम की पहली रैली होगी इतनी बड़ी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये कहना है पार्टी के लोगों का। और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि इस बार यूपी के चुनाव में विकास को लेकर ही भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। जेवर एयरपोर्ट योगी मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे पहले 2001 में इसका प्रस्ताव तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने रखा था, लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट अड़चनों से आगे बढ़ नहीं पाया।
अब पीएम मोदी के हाथों इसके भूमि पूजन के साथ बीजेपी का यही संदेश होगा कि पश्चिमी यूपी के विकास को जल्द पंख लगने वाले हैं। इससे पहले कुशीनगर के जरिए पूर्वांचल को भी यही भरोसा देकर आए हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। जेवर पहुंचने से पहले योगी मोदी का चुनावी रथ कई जगहों पर विकास और वादों के झंडे गाड़ चुका है। 15 जुलाई काशी में रुद्राक्ष सेंटर समेत कई विकास योजनाओं का उद्घाटन। 14 सितंबर अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। 5 अक्टूबर 75 जिलों में 75,000 लोगों को पीएम आवास की चाबी सौंपी। 20 अक्टूबर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। 25 अक्टूबर 9 जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात। 16 नवंबर सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 19 नवंबर झांसी महोबा में 6,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। ये रथ यहीं नहीं रुकेगा। जेवर के बाद दिसंबर में पीएम अपने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के जरिए यूपी के वोटर को फिर से भाव विभोर कर देने को तैयार हैं। नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।